दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर उदयभान सिंह आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके साथ पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के पहले हमने पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में आपके साथ चर्चा किया। अब हम आपके साथ तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ बातें करेंगे। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है, कार्यकाल 1 अप्रैल 1961 से 1961 से 1961 से 31 मार्च 1966 यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। उद्देश्य स्वस्फूर्त अर्थव्यवस्था का निर्माण, स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था का निर्माण, अर्थव्यवस्था का निर्माण तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। प्राथमिकता कृषि क्षेत्र, मॉडल सूक्ष्म चक्रवर्ती और प्रोफेसर जॉन सैंडी मॉडल, प्रोफेसर जॉन सैंडी मॉडल। निष्कर्ष असफल योजना, असफल योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था का निर्माण और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस पंचवर्षीय योजना में पहली बार आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग किया गया। आपसे पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। आत्मनिर्भरता को दृष्टिगत रखते हुए इस पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम बनाए गए। इस पंचवर्षीय योजना में रणनीतियां सृजित की जाने लगी। इस पंचवर्षीय योजना में एक बार पुनः एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राथमिकता दी गई। मॉडल में भी बदलाव लाया गया।
लेकिन उसके बावजूद यह पंचवर्षीय योजना असफल रही। तो इस पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण मॉडल नहीं था, बल्कि इस पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण कुछ और था। प्राकृतिक दशाएं थी। 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, पंडित नेहरू की मृत्यु आदि ऐसे कारण रहे जिसका प्रभाव पंचवर्षीय योजना पर पड़ा। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान संसाधनों की कमी महसूस की गई, संसाधनों की कमी महसूस की गई, जिसके कारण यह पंचवर्षीय योजना अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकी, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी और यह पंचवर्षीय योजना विफल रही। पंचवर्षीय योजना, इस पंचवर्षीय योजना में बड़े अच्छे कार्यक्रम अपनाए गए, नीतियां अपनाई गई, लेकिन मूल कारण मैंने आपको बताया, नीतिगत अटेंशन कम सरकार दे पाई, संसाधनों की कमी इस पंचवर्षीय योजना में दिखाई पड़ी, जिसका प्रभाव परिणाम पर पड़ा। तो अब विशेष घटनाक्रम क्या क्या हुआ, इसके बारे में भी कुछ चर्चा हम कर लें। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक विशेष घटनाक्रम यह घटा कि 1963-64 में भारत सरकार ने IAAP कार्यक्रम की शुरुआत किया, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत इस पंचवर्षीय योजना में की गई, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन और उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि करना था। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो IADP कार्यक्रम शुरू किया गया, उसको विस्तारित करके तीसरी पंचवर्षीय योजना में IAAP कार्यक्रम की शुरुआत की गई, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई, कृषि क्षेत्र में नई गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, आधुनिक बीजों का प्रयोग करने, उन्नतशील बीजों का प्रयोग करने, कीटनाशकों का प्रयोग करने पर बल दिया गया। इस औद्योगिक नीति इस पंचवर्षीय योजना में सरकार कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए इस कार्यक्रम पर विशेष फोकस किया। इसी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने नॉर्मन बोरलॉग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का
गठन किया, एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर भारत में हरित क्रांति लागू की गई, ग्रीन रिवॉल्यूशन लागू किया गया। हरित क्रांति का मसौदा जनवरी 1966 में प्रकाशित किया गया, लेकिन जब लागू किया गया तो उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुके थे, योजना अवकाश चल रहा। आपसे पूछा जाए हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई, तो हरित क्रांति जब लागू की गई थी तो देश में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी, उस समय योजना अवकाश चल रहा था। यह बताना इस पंचवर्षीय योजना का दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम 1964-65 में इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सघन पशु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। यही कार्यक्रम आगे चल करके श्वेत क्रांति में तब्दील हुआ, जिसके कारण देश दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। दुग्ध उत्पादन में देश में आत्मनिर्भरता की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता। फरवरी 1964 में यूटीआई की स्थापना की गई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसने देश का पहला म्यूचुअल फंड के रूप में मास्टर शेयर जारी किया। आपसे पूछा जाए यूटीआई की स्थापना कब की गई, फरवरी 1964 में यूटीआई की स्थापना की गई। देश का पहला म्यूचुअल फंड कब जारी किया गया, 1964 में मास्टर शेयर के नाम से जारी किया गया। जुलाई 1964 में 1964 में ही आईडीबीआई की स्थापना की गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो औद्योगिक क्षेत्र का, औद्योगिक वित्तीय क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था के रूप में स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में वित्तीय गतिविधियां को बढ़ावा देना, औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा। 1976 तक यह आरबीआई के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करती रही। 1976 में इसे आरबीआई से अलग कर दिया गया, आरबीआई के प्रत्यक्ष नियंत्रण से अलग कर दिया गया और यह स्वायत्त रूप में कार्य करने लगी। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद इसके स्वरूप में एक बार पुनः बदलाव लाया गया और आईडीबीआई को एक कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। आईडीबीआई को एक वाणिज्यिक बैंक बना दिया गया। यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में यह तब्दील हो गया। यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में इस समय कार्य कर रहा है। वर्तमान में इसका निजीकरण करने का निर्णय लिया जा चुका है। आईडीबीआई का
अब आगे हम बढ़ते हैं। IDBI जुलाई 1964 में स्थापित हुआ था। 1976 तक RBI की प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। 1976 में RBI के प्रत्यक्ष नियंत्रण से इसे अलग कर दिया गया। बाद में इसे कमर्शियल बैंक में तब्दील कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत बैंक घोषित कर दिया गया, एटसेट्रा। 1965 में प्रोफेसर दंतवाला की अध्यक्षता में कृषि लागत आयोग बनाया गया। कृषि लागत आयोग बनाया गया प्रोफेसर दंतवाला की अध्यक्षता में। प्रोफेसर दंतवाला की अध्यक्षता वाला आयोग ने प्रोफेसर दंतवाला की अध्यक्षता वाला आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा दिया, जो आज बार बार चर्चा में होता है, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपसे पूछा जाए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कंसेप्ट कब आया? 1965 में आया। किसने दिया? कृषि लागत आयोग ने दिया। यह क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर बताएंगे हम। तीसरी पंचवर्षीय योजना की एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा का प्रचलन में आना। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादकों से संबंधित। अब आगे हम बढ़ते हैं। 1965 में एशिया का पहला EPZ गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। एशिया का पहला EPZ गुजरात के कांडला में। EPZ का मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन या एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग जोन, या देश का पहला कृषि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्यात को बढ़ावा देना था। निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर के EPZ की स्थापना की गई। देश में उस समय यह पॉलिसी बनाई गई कि EPZ सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे, बंदरगाहों के पास स्थापित किए जाएंगे। लेकिन बाद में बंदरगाह शब्द हटा दिया गया। EPZ पब्लिक सेक्टर के तत्वाधान में कुल 7 EPZ बनाए गए, जिसमें एक पहला तो कांडला में जो गुजरात में समझा, विशाखापत्तनम में दूसरा बना, तीसरा कोच्चि, चेन्नई, सांता क्रूज, फाल्टा और 7वां ग्रेटर नोएडा। यह देश में 7 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बनाए गए, जो सब के सब सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए गए, पब्लिक सेक्टर में बनाए गए थे। बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जब आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की गई तो निजी क्षेत्र में भी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बनाए जाने की अनुमति दी गई। यह सार्वजनिक क्षेत्र के
ईपीजेड है। निजी क्षेत्र में सूरत और मुंबई में बनाए गए 1994। सूरत में रिलायंस द्वारा ईपीजेड बनाया गया, मुंबई में टाटा द्वारा ईपीजेड बनाया गया। इस प्रकार देश में कुल 9 ईपीजेड बने, लेकिन वर्तमान में एक भी ईपीजेड नहीं कार्य कर रहे हैं। इन सभी ईपीजेड को सेज में बदल दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बदल दिया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बदल दिया गया है, सेज में, विशेष आर्थिक क्षेत्र में। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्यात को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन को लेकर के इसकी स्थापना की गई। तो इस प्रकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो पाई। उसका कारण मैंने आपको बताया जो था। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं शुरू किया। देश में नियोजन प्रणाली को स्थगित कर दिया। तो यहाँ 2 शब्द आते हैं, योजना अंतराल, प्लानिंग गैप, और योजना अवकाश, प्लानिंग हॉलीडे। प्लानिंग गैप और प्लानिंग हॉलीडे, योजना अंतराल और योजना अवकाश। अब क्या दोनों है, किस चिड़िया का नाम यह दोनों है, इसके बारे में आइए चर्चा करें। योजना अंतराल का मतलब होता है जब नियमित नियोजन प्रक्रिया किसी भी कारण, चाहे आर्थिक कारण हो या गैर आर्थिक कारण हो, स्थगित कर दी जाती है, और जितने समय तक वह स्थगित रहती है उसे योजना अंतराल कहा जाता। जब किसी भी कारण से नियमित नियोजन प्रक्रिया स्थगित कर दी जाती है और जितने वर्षों तक वह स्थगित रहती है उसे योजना अंतराल कहा। यहाँ आर्थिक कारण भी होगा और गैर आर्थिक कारण भी हो सकता। योजना अवकाश केवल आर्थिक कारणों से होता है। जब किसी आर्थिक कारण से नियमित नियोजन प्रक्रिया स्थगित की जाती है तो यह योजना अवकाश। यहाँ केवल इकोनॉमिकल काजेज होगा। यहाँ इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल दोनों होता है। अब आगे बढ़, भारत में पहली बार तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अंतराल उत्पन्न हुआ। नियोजन के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हुई। सरकार ने 1966 से लेकर के 69 तक नियोजन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। यह आर्थिक कारणों से हुआ। तो ये भारत में आपसे पूछा जाए कि पहली बार नियोजन के क्षेत्र में बाधा कब उत्पन्न हुई, तो 1966 में उत्पन्न हुई थी, जो 3 वर्षों तक रही। यह योजना अवकाश था। हमने कहा कि योजना अवकाश आर्थिक कारणों से होता है। उस समय देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, 2 युद्ध लड़ना पड़ा था।
जिसके कारण सरकार की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। सरकार साधनों का अनुमान नहीं लगा पा रही, इसलिए स्थगित कर दी। आपसे पूछा जा देश में योजना अवकाश कब उत्पन्न रहा, तो 1966 से 69 तक योजना अवकाश उत्पन्न रहा। देश में अब तक 3 बार योजना अंतराल हुआ, 66 से 69, 78 से 80 और 1990 से 92। या देश में 3 बार योजना अंतराल उत्पन्न हुआ, लेकिन योजना अवकाश केवल 1 बार उत्पन्न हुआ, 66 से 69 के दौरान उत्पन्न हुआ है। 1990 से 1992, 1978 से 80 यह राजनीतिक कारण थे, यहाँ आर्थिक कारण नहीं था। तो हम समझते हैं कि दोनों टर्म में आप अंतर क्लियर करो। दोनों नियमित पंचवर्षीय योजना या देश की जो नियमित नियोजन प्रक्रिया उसमें एक परिवर्तन को व्यक्त करते हैं, एक स्थगन को व्यक्त करते हैं। तो भारत में योजना अंतराल पहली बार 66 में उत्पन्न हुआ। योजना अंतराल आर्थिक एवं गैर आर्थिक किसी भी कारण से हो सकता है। योजना अवकाश केवल जो है आर्थिक कारणों से होता है। इस दौरान योजना अवकाश में देश में हरित क्रांति लागू की गई, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। तो मित्रों, हम समझते हैं कि आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे क्लास में करेंगे चौथी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी, एक एक करके। लेकिन आज की क्लास को यही हम विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।